Now we are live. Thank you so much for your time and patience, sir. Now I would like to request to Miss Amrita Narawat, our anchor of the day. Miss Amrita, you are live now. नमस्कार, आई एम अमृता फ्रॉम संस्कृति यूनिवर्सिटी और आप सभी का मैं स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एट चांसलर्स डिस्टिंग्विश्ड लीडर सीरीज। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी, व्हाट इज एजुकेशन? Is it a book learning? No. Is it a diverse knowledge? Not even that. The training by which the current and expression of will are brought under a control and become fruitful, and that is called education. Education, it is a process which is facilitating learning or the acquisition for the knowledge, for skills, for values, for beliefs, and of course the habits. Education is a true manifestation for the perfection which is already in a man. With all this, I welcome you all for a webinar session on the theme जीवन की आधारशिला और शिक्षा। मैं यहाँ स्वागत करती हूँ पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का, चांसलर K.R. Mangalam University. He is an Indian professor of mathematics and he served as the 21st Vice Chancellor of University of Delhi. He is a distinguished fellow of Hackspace at Imperial College London and has been a professor of mathematics at the University of Houston. For his services to the nation, he was conferred with a Padma Shri, which is the fourth highest civilian awarded by the Republic of India. Welcome, sir. Thank you. May I now request Dr. Chandrasekhar Dubey, Chancellor, Sanskriti University, to welcome our esteemed guest. नमस्कार, आपको सर, चांसलर सर और आप सभी को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और मथुरा वासी हैं, मैं आपका संस्कृति यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम जो है हमने एक ऐसी नींव से शुरू किया जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नींव बनाई। हमारे सामने प्रस्तुत हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, जिन्होंने जब 4 साल पहले 2014-15 में जब कोई 4 ईयर की प्लान और लोगों को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात करता था, तब कोई इस तरह की बातें नहीं करता था। इनका अपना विज़न था और इन्होंने उस विज़न के अंदर जो है ऐसा जोड़ा कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी बच्चों को अच्छा उन्नति करने का मौका मिलना चाहिए। इन्होंने कोर्सेज़ को 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के प्रोग्रामों में वहाँ पे शुरू किया और उसके बाद कुछ समय के बाद गवर्नमेंट ने उसको थोड़ी देर के लिए उसको रोका, लेकिन अल्टीमेटली आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी के आधार पे बनी है। और वही 4 साल के जो प्रोग्राम हैं वो आपके फर्स्ट ईयर में आप अगले एनईपी के अंदर आपको पहले साल में डिप्लोमा, 2 साल के अंदर कोई एक डिग्री जो कि बीएलएड की तरह है, 3 साल की डिग्री और 4 साल की डिग्री जो आपको ग्लोबल एजुकेशन देती है और आप ग्लोबली आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए इन्होंने पहले ही नींव रख दी थी। और मैं सोचता हूं कि इनसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा की आधारशिला जो है उसको रख सकता है। मैंने इनके साथ काम किया है और मैंने बहुत से नए इनोवेशंस इनके साथ मिलके किए हैं। एक सबसे बड़ा इनोवेशन जो इनका है वो है द कॉलेज ऑन व्हील्स। कॉलेज ऑफ व्हील्स के अंदर इन्होंने एक ट्रेन चलाई और उसके अंदर 1000 बच्चियां जो कि पूरे यूनिवर्सिटी से थी और उसमें ऐसी बच्चियां भी थी जो रूरल एरिया से थी, गांव से थी, हमारे गांव में भी कॉलेज थे, उनके अंदर थी। और इन्होंने उसको चला के उसके अंदर गांधी जी का दर्शन, आर्मी का क्या हमारा रोल है, इंडस्ट्री का क्या रोल है, इस तरह से चार साल के अंदर 4 इन्होंने वो ट्रेन्स चलाई और उसके अंदर कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे और
कम से कम 500 टीचर जो है रेगुलरली उसके अंदर जो है पार्ट लेते थे। उसी के अंदर लाइब्रेरी होती थी, उसी के अंदर इंटरनेट होता था और उसी के अंदर जो है सारी फैसिलिटीज होती थी। और बच्चे को बोला जाता था कि आप 2 मिनट का दो पेज का एक प्रोजेक्ट लिखिए। वो एक सोशल आउटरीच होता था, बच्चा समझता था, इवन ट्रेन के बारे में हो या फिर हमारे जो खेत हैं उनके बारे में हो, बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान देना जिसके अंदर सब कुछ सम्मिलित हो, चाहे वो सोशल आउटरीच हो, चाहे वो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा हो, चाहे वो उनके एंटरप्रेन्योरशिप और प्लेसमेंट के लिए हो। इन्होंने बहुत नई नई प्रोग्राम्स वहाँ पे चलाए और आज मुझे गर्व है कि इन्होंने पहला हमारा जो प्रोग्राम है इन्होंने ये दे रहे हैं और इन्होंने हमें इस चांसलर्स डिस्टिंग्विश लेक्चर सीरीज में हमारी रिक्वेस्ट को माना और आज ये यहाँ पर है। मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आभार। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री सचिन गुप्ता जी, Honorable Chancellor, Sanskriti University, to enlighten us all with his word of wisdom. को मेरा सादर नमस्कार। परम आदरणीय पद्मश्री प्रोफेसर दिनेशन जी, हमारे आज के स्पीकर, हमारे टॉर्च बेरर, हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर, सभी डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स, ये आज संस्कृति यूनिवर्सिटी का आज 5वां वर्ष शुरू हो रहा है अपने एकेडमिक सेशन और we are in the midway of the orientation program that are being done from 2nd to 4th of November. इसी के बीच में हमने चांसलर्स डिस्टिंग्विश लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है विद लीडर्स ऑफ टुडे। मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा इस सीरीज का मतलब क्या है। We wanted people to really address us, ऐसे लोग जिनको हम really look forward करें, जिनको हम सिर्फ टीवी पे देखते आए हैं या मिलने की इच्छा रखते हैं और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। तो हम चाहते थे हम ऐसे लोगों को संस्कृति विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। जब भी कोविड ख़त्म होगा तो हम उनको सभी को निवेदन करेंगे कि कैंपस में आए, हमारे बच्चों को उन सबसे आशीर्वाद मिले और उन सबको सुनने का मौका मिले। और जिनको अभी तक हम, चाहे वो डिफरेंट एकेडमिया से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, चाहे सोशल वर्ल्ड से हो, उन सभी को हम इस सीरीज़ के तहत हर महीने हम एक स्पीकर लेकर आएँ और उनको यहाँ पर हमें सबको अपने नॉलेज से, अपने जीवन के उन्होंने जो भी डिफरेंट उनकी लाइफ में जो कार्यक्रम रहे हैं उनको हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करें जिनसे बच्चे सीख सके। तो ये लेक्चर सीरीज़ उसी का एक आज पहला लेक्चर सीरीज़ है। तो जब ये डिसाइड हुआ कि स्टार्ट करना है तो जब हमने देखा आसपास तो हमारे पास आदरणीय डॉक्टर साहब के अलावा कोई नाम हमें समझ में नहीं आया कि डॉक्टर सिंह साहब के अलावा ये कौन व्यक्तित्व हो सकते हैं जो इस शुरुआत की नींव रख सकें और हम सबको आशीर्वाद दे सके, जिन्होंने जीवन में एजुकेशन में इतना कुछ दिया है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे रहे हों, आज आप KR मंगलम में हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, आपने अपने जीवन में हर व्यक्तित्व को छुआ है, हर बच्चे को छुआ है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज लीडर्स ऑफ टुडे के आप स्पीकर आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमारा ये प्रार्थना स्वीकार करी। बहुत कम समय में आपने समय निकाला और मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर अटेंड करें। 1 जनवरी से हमारा कम्युनिटी रेडियो और यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि मथुरा में पहला कम्युनिटी रेडियो होगा। तो जितने भी ये लोग होंगे, सबके लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल होंगे, वहाँ लाइव होंगे, ताकि सिर्फ बच्चों तक सीमित ना रहे। वहाँ के जितने आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो वहाँ के लोग हैं, ब्रजभूमि के जितने लोग वो सुन सकें। और आप लोगों को सुनना ही एक अपने आप में बहुत एक गौरवपूर्ण और एक अपने आप में इट्स रियली गुड टू हियर पीपल लाइक यू, जिससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आदि डॉक्टर साहब से कहूँगा कि आपका फिर से एक बार धन्यवाद करूँगा कि आपने समय दिया और हम सबको आशीर्वाद दिया। इसी तरह जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। May I now request our guest of honor, Professor Dinesh Singh Ji, Chancellor, KR Mangalam University, to share his views on the theme जीवन की आधारशिला और शिक्षा।
Over to you, sir. Thank you very much. आदरणीय सचिन गुप्ता जी, चांसलर संस्कृति यूनिवर्सिटी, आदरणीय प्रोफेसर दुबे, वाइस चांसलर संस्कृति यूनिवर्सिटी के अधिकारीगण, अध्यापकगण और आज इस समारोह में शामिल हुए, जैसा मुझे बताया गया, अभिभावकगण और छात्रगण, मैं सबको विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता हूं और संस्कृति यूनिवर्सिटी की ओर कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझे ऐसा अवसर दिया गया कि चांसलर्स डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर सीरीज में पहला वक्तव्य हम ही से बुलवाया जा रहा है। इस आदर के लिए, इस सम्मान के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं एक अध्यापक हूं और अध्यापक के रूप में आज आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। मुझसे जब मांगा गया था शीर्षक कि किस विषय पे आप बोलेंगे, तो मैंने उस समय सोच समझ के कहा था कि जीवन की आधारशिला और शिक्षा। तो आज मैं उसी विषय पे थोड़ा उस शीर्षक का उल्लेख करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रधान रूप से मैं छात्रों को संबोधित कर रहा हूं। मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ अपने अनुभवों के आधार पर और कुछ ऐसी महान हस्तियों के अनुभवों के आधार पर कैसे जीवन का मार्ग एक सक्षम रूप से निर्धारित किया जा सकता है और शिक्षा क्या भूमिका निभाती है। लेकिन इसको समझने के लिए पहली चीज जो आवश्यक है कि हम शिक्षा क्या है थोड़ा उसको समझ लें। और मैं गणितज्ञ हूं, गणित का अध्यापक हूं, तो हम लोग परिभाषा देने में काफी माहिर होते हैं। एक सरल परिभाषा मैं दूंगा और उसको मैं मानता हूं कि आप लोग सब स्वीकार लेंगे। बड़ी सरल परिभाषा है। शिक्षा को मैं मानता हूं कि यह एक अंतरात्मा की खोज है। हर व्यक्ति विशेष जब अंदर झांकता है तो उसे एक अंदर आवाज, ध्वनि सुनाई देती है। उसके हृदय के अंदर उसके आत्मा की ध्वनि निवास करती है। मैं उसको अंतर्ध्वनि कहता हूं। और जब आप अंदर झांकेंगे और इस ध्वनि को सुनने लगेंगे, तब आप थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित होने लगते हैं और सक्षम रूप से तब प्रशिक्षित होंगे जब इस ध्वनि के अनुकूल संसार में कदम रख के चलने लगेंगे। तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर एक अंतर्ध्वनि है और हमारा ध्येय ये होना चाहिए, अगर हम प्रशिक्षित होना चाहते हैं तो इस अंतर्ध्वनि को समझें, इसको पकड़े और फिर समाज में, संसार में इसके अनुकूल कदम रख के चलने लगें, तब हम प्रशिक्षित होने लगेंगे। यह कभी कोई भूल ना करे कि पूर्ण रूप से कोई प्रशिक्षित हो जाता है। ये जीवन पर्यंत यात्रा चलती है, आदमी का विकास होता रहता है। भला इसी में है कि इस बात को भी समझ ले और इस अंतर्ध्वनि को पकड़ने के बाद निष्ठा से इसको अपना धर्म मानते हुए कि इस अंतर्ध्वनि के अनुकूल चलते हुए इसको धर्म मानिए, इसी को पूजा मानिए। जब आप चलने लगेंगे तो आप प्रशिक्षित होने लगेंगे। आपका हर रूप से, हर प्रकार से विकास होगा, भला होगा। और मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, उसके बाद मैं ले आऊंगा कि इस संस्कृति विश्वविद्यालय की भूमिका क्या है, इससे क्या अपेक्षा है मुझे, और मैं मानता हूं कि यह सफल होगी इसमें। तो पहली चीज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, महात्मा गांधी बड़ी कम उम्र में अपनी अंतर्ध्वनि उन्होंने पकड़ ली थी। हुआ क्या था कि करीब 7-8 वर्ष के थे तो एक उन्होंने नाटक देखा था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित था। नाटक देखते ही गांधी के हृदय की जो ध्वनि थी वो जोर जोर से पुकारने लगी। गांधी जी
समझ गए कि सत्य के ही अधीन उनको रहना है, सत्य से ही जुड़ना है, वही उनकी ध्वनि कहती थी। समझ गए ध्वनि। अब कदम उसके साथ कैसे मिलाते हैं? उसी रात को जब गांधी जी घर लौटे तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जीवन पर्यंत वे सत्य के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। निष्ठा से जुड़े रहेंगे। उसी को वो पूजा मानते थे, उसी को धर्म माना, उसी को ईश्वर माना। और आप देखेंगे कि गांधी जी के जीवन में तमाम प्रकार से कठिनाइयां आई, तमाम प्रकार से उनको परीक्षा देनी पड़ी कि वो सत्य के साथ वाकई जुड़े हैं कि हट गए हैं। गांधी जी हमेशा सफल होते गए और इसीलिए वे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हो गए। यहां आप पूछ सकते हैं कि तो गांधी जी किसी शिक्षा की संस्था में तो नहीं गए? हाँ, क्योंकि वे गांधी जी थे, कुछ ईश्वर की देन थी उनके ऊपर, उनको ध्वनि मिल गई एक नाटक के माध्यम से। मैं सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लेना चाहता हूं। वे भी बड़ी कम आयु में उन्होंने क्रिकेट का खेल देखा और कुछ अंदर से जागृत हुआ, एक ध्वनि पुकारने लगी। उनके मन में यह आवाज उठी कि क्रिकेट ही तुम्हारा धर्म है, क्रिकेट के साथ जुड़ जाओ। और उस दिन से सचिन तेंदुलकर निष्ठा से क्रिकेट के साथ जुड़ गए। उनके साथ भी तमाम कठिनाइयां आई उनके जीवन में, हर प्रकार से चुनौती मिली, परंतु उन्होंने क्रिकेट को नहीं त्यागा। और सचिन तेंदुलकर का भी विकास होता रहा, हर प्रकार से विकास हुआ, हर प्रकार से लाभ हुआ। ये न समझिएगा कि जीवन का मार्ग उनका हमेशा फूलों से ही बिछा हुआ था। कठिनाइयां आई, चुनौतियां आई, परंतु वे सफल होते गए, उत्तीर्ण होते गए अपने मार्ग में। यही मैं कहना चाहता हूं, इस ध्वनि को हमें समझना है। उसी से जब जुड़ जाएंगे, उसके अनुकूल कदम रखने लगेंगे, तो हम धीरे धीरे प्रशिक्षित होने लगेंगे। एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं, अमिताभ बच्चन का। वे इतनी अच्छी अदाकारी करते हैं, इतना बढ़िया अभिनय है उनका कि विश्व में उनकी प्रशंसा होती है। उन्होंने भी थोड़ा आगे बढ़ चुके थे आयु में, नौकरी कर रहे थे कलकत्ता में, बीए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल कर चुके थे, नौकरी अच्छी थी, वहां सफल थे, परंतु वो लग रहा था उनको कि वो कुछ भटक रहे हैं, मन नहीं लगता था। उनके अंदर बार बार यह ध्वनि उठती थी कि तुम अभिनय करो, तुम अभिनय करो। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने नौकरी से और बंबई चले गए, जहां पर कि उनको कुछ भी नहीं मालूम था फिल्म जगत के बारे में, लेकिन निष्ठा से जुड़ गए। उनको मालूम था कि यही मेरी ध्वनि है। अब देखिए, जब छोड़ के चले गए वो बंबई, तो उसी को कहते हैं ध्वनि के अनुकूल कदम रखने लगे। और जब जुड़े रहे निष्ठा से, तो आरंभ में तमाम कठिनाइयां आई, उनको अपमानित किया गया, रोल नहीं मिलता था, लंबे लंबे क्यू में खड़े रहते थे डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर कि कोई दे दे उनको कोई रोल किसी भी फिल्म में, कैसा भी। लेकिन धर्म नहीं त्यागा। धर्म क्या था उनका? अभिनय करना। तेंदुलकर का धर्म था क्रिकेट से जुड़ना, महात्मा गांधी का धर्म था सत्य से जुड़ना। तो शिक्षा का प्रधान ध्येय होता है कि हम किसी न किसी साधन के माध्यम से अंदर झांके, इस अंतर्ध्वनि को पकड़े और किसी प्रकार से प्रशिक्षित तब होने लगेंगे जब कुछ साधन मिले हमें इस ध्वनि के अनुकूल कदम रखने का संसार में। इसको मैं मानता हूं एक प्रकार से हमारे जीवन का यज्ञ है। जब आप इस यज्ञ में आहुति देते हैं तो वो इस प्रकार से होती है कि ध्वनि के अनुकूल कदम रख रहे हैं। अब आप फिर पूछ सकते हैं कि संस्था की क्या भूमिका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, विशेष रूप से चूंकि प्रोफेसर दुबे ने और सचिन जी ने इसका यहाँ पर जिक्र किया कि नई शिक्षा नीति आई है। मैं जानता हूं कि संस्कृति विश्वविद्यालय एक अच्छा विश्वविद्यालय, अभी वो बाल अवस्था में है, 5 ही वर्ष हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है, उसको इसका विशेष रूप से लाभ होगा। नई शिक्षा नीति जो आई है, जिसका उल्लेख अभी हुआ, मेरे पहले जो वक्ता थे दोनों ने कहा, इस शिक्षा नीति को हम लोग प्रयोग में ला चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जब मैं वहां का कुलपति था।
इसका प्रधान ध्येय यही था कि हर बालक को, हर छात्र को अवसर मिले कि वह अपनी अंतर्ध्वनि को पकड़ ले, पहचान ले और उसके अनुकूल कदम रखने लगे। हमने इसमें तमाम प्रावधान किए थे। तो कैसे ये पहचानते हैं, कैसे पकड़ते हैं, सरल रूप से मैं बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आपने कभी किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में गए हो, नहीं भी गए हो तो चिंता न करें। हमारे यहाँ साइंस की लैब में एक ट्यूनिंग फॉर्क नाम का यंत्र होता है, वो लोहे का बना होता है, स्टील का। उसको आप मेज के किनारे जोर से मारिए तो एक वो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे, और दूसरे मोटापे का दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लेकर मारिए तो उससे एक दूसरे किस्म की ध्वनि उत्पन्न होगी। इन दोनों ध्वनियों को जब पास लाएंगे तो बड़ी कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, और अगर दोनों तालमेल रखने वाली ध्वनियां होंगी तो उससे एकदम शांति और हर्ष और उल्लास प्रदान होता है। तो एक विश्वविद्यालय का ध्येय यही होता है कि छात्र को उपलब्ध कराए, परिचय कराए समाज की तमाम ध्वनियों से। वो विज्ञान हो सकता है, वो गणित हो सकता है, वो क्रिकेट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। विश्वविद्यालय की भूमिका, उसका दायित्व यही होना चाहिए कि छात्र को इन सारी ध्वनियों से आरंभ में परिचित कराए। उसको परिचित कराने के लिए भी उसको थोड़ा सक्षम बनना पड़ता है। देखिए, हर कोई महात्मा गांधी या तेंदुलकर नहीं होता है, उनके ऊपर कुछ ईश्वर की देन रही, परंतु उनके जीवन में भी जो बातें हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, उनको भी मैं दोहराऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। तो जब संस्था, शिक्षा की संस्था जैसे विश्वविद्यालय है, जब इन ध्वनियों को प्रयोग में लाता है, आरंभ का जब छात्र का जीवन होता है, तब उसको ये ध्वनियां सुनाई देती हैं। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ तमाम ट्यूनिंग फॉर्क की ध्वनियां रहती हैं, उसमें से एक न एक ध्वनि के साथ तालमेल बिठ जाता है, ऐसी हमारी अवधारणा है। और यह प्रमाण के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में इसमें प्रयोग किया। कोई भी अनुभव जो आपको अंदर झांकने में आपको जो है सुविधा दे, आपको ऊपर उठाए, वो शिक्षा से ही जुड़ा अनुभव है। तो हम खेल कूद, व्यायाम, एनसीसी, गणित, फिजिक्स, कुछ भी हो, हर चीज को शिक्षा का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इनको आपस में तालमेल रख के नई शिक्षा नीति बनी है। मैं जानता हूं कि प्रोफेसर दुबे, जिन्होंने मेरा सहयोग दिया था जब मैं यहाँ प्रयोग कर रहा था, ये इसमें सक्षम है, ये सफल होंगे। मैं जानता हूं कि सचिन जी की इच्छा है। एस चांसलर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चांसलर जो है हर प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराता है, आशीर्वाद देता है, हर तरह से साथ देता है, धूरी धारण करते हैं वाइस चांसलर। इन दोनों के बीच में जितना मैं समझ सका हूं आज तक, मैं उम्मीद रखता हूं कि यह विश्वविद्यालय इसमें सफल होगा। मैं छात्रों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आपको इन तमाम ध्वनियों से परिचित कराया जाएगा, हो सकता है कि आप शुरू में सोचते हो कि मुझे गणित पसंद है, मैं गणित में जुड़ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति में और धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय में भी दुबे जी के रहते हुए यह उपलब्ध हो जाएगा कि गणित भी समाज की तमाम आवश्यकताओं से, चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। शायद ही कोई पहलू है जीवन का हमारे जिसपे गणित की कोई भूमिका ना हो। आज अगर हम आपस में वार्ता कर रहे हैं तो वह भी प्रधान रूप से जो कंप्यूटर है, जो इंटरनेट है, जो वाईफाई है, उसके पीछे गणित है। जो इंजीनियरिंग है उसकी आधारशिला गणित है। मैं सिर्फ गणित की बात नहीं कर रहा, हर विषय इसी प्रकार से होता है। हर विषय का दूसरे विषय से तालमेल होता है। अच्छी शिक्षा की जो संस्था होती है वह समाज की आवश्यकताओं और चुनौतियों से युवा पीढ़ी को जोड़ती है, इस प्रकार से कि हर विषय तालमेल रखते हुए और विषयों के साथ उन चुनौतियों से जुड़ जाए। तो जब छात्र इन चुनौतियों को देखता है, आज की चुनौती एक मैं आपको बताता हूं, पोल्यूशन है, एनवायरमेंट है। मैं नहीं जानता कि इस समय जो बाल अवस्था के बालक हैं जिन्होंने अभी अभी प्रवेश किया है, कितना इस चीज से अवगत है कि इस समय यह विश्व जगत जो है एक बड़ी भारी संकट के किनारे आ चुका है। पूरे विश्व का, जिसको क्लाइमेट है हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें बड़ा भारी प्रकोप आ रहा है।
इसीलिए आप देखेंगे कि विश्व के तमाम हिस्सों में अजीब किस्म के नैसर्गिक तमाम ट्रेजेडीज हो रही हैं। कहीं हरिकेन आ रहा है, कहीं टोर्नेडो आ रहा है, कहीं आग लग रही है। बहुत ही बुरी दशा के तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी विश्वविद्यालय बिना इससे जुड़े किसी भी बच्चे को सक्षम रूप से प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा। आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कहीं नौकरी करूं, किसी भी संस्था में जाएंगे, आने वाले दिनों में ऐसे कानून होंगे कि उस संस्था को एनवायरनमेंट से, क्लाइमेट चेंज से जुड़ना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, हर प्रकार से उससे सजग रहना पड़ेगा। तो जो बालक इन चीजों से पढ़ाई के दिनों में जुड़ चुका होगा वह और सफल हो जाएगा। तो नई शिक्षा नीति में हमने इसका ऐसा प्रावधान किया है कि समाज और संसार की जो विशेष चुनौतियां हैं, जो विशेष आवश्यकताएं हैं, विषयों को आपस में तालमेल रखते हुए व्यवहारिक तौर से जोड़ दे। एक बड़ी भारी कमी रही है भारत में आजकल के दिनों में कि शिक्षा को हमने ब्लैक बोर्ड पे बांध दिया है। बार बार रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी सबने इस बात को कहा कि यह उचित नहीं है। शिक्षा व्यवहारिक चीजों से जुड़ना चाहिए, उसमें व्यवहारिकता अधिक होनी चाहिए, तभी बच्चा उसको ग्रहण करता है। गांधी जी कहते थे कि जिन चीजों को व्यवहारिकता के साथ जोड़ोगे वही हृदय में प्रवेश करेगी शिक्षा के संबंध में। तो यहाँ नई शिक्षा नीति में इसका भी प्रावधान है कि लचीलापन इतना है कि आप हो सकता है गणित से जुड़े हो, आगे बढ़े, क्योंकि हर विषय से तालमेल रखता है। हो सकता है आपको संस्कृत भा जाए, तो गणित के माध्यम से आप संस्कृत में उत्तीर्ण हो सकते हैं, वहां पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं प्रदर्शन। हो सकता है कंप्यूटर से जुड़ना चाहे तो वहां तक भी मोड़ सकते हैं अपनी गाड़ी। इस प्रकार से जब आपको लगे कि नहीं, ध्वनि यही कह रही है और हर किसी की एक विशेष ध्वनि होती है, शिक्षा की संस्था यही करेगी कि आरंभ के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष तक उसको उसकी ध्वनि पहचानवा दे, वो पहचान ले, पकड़ ले, उसके अनुकूल चलने लगे। तो व्यवहारिकता ले आएंगे, लचीलापन ले आएंगे, जिसको ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी कहते हैं, तमाम विषयों का तालमेल ले आएंगे। यही मैं मानता हूं कि संस्कृति विश्वविद्यालय प्रोफेसर दुबे की देखरेख में अवश्य करेगा। इसके साथ साथ मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, विश्वविद्यालय संस्था कुछ भी करे आपके लिए, आप तब तक सफल नहीं होंगे, और सफलता का कोई भी परिभाषा सफलता की ले लीजिए, आप उस सफलता की परिभाषा के अनुकूल नहीं सफल होंगे जब तक आप अपने अंदर निष्ठा नहीं लाएंगे। इसको मैं आध्यात्मिक चीज कहता हूं। किसी विशेष धर्म इस रूप से नहीं जुड़ी है कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म या कोई धर्म ना। धर्म वह है जो आपके अंतरात्मा की आवाज, आपकी कॉन्शियंस आपको बताती है कि यह करना है, यही उचित है। तो जब तक उसके साथ उचित रूप से, निष्ठा से नहीं जुड़ेंगे, आपका भला नहीं होगा। आपको अपने अंदर संयम, नियम, निष्ठा, निर्भीकता, धृति, इन सब चीजों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तभी असली पूजा होती है, तभी असली ईश्वर की प्राप्ति होती है, जिसको भी आप ईश्वर माने। मेरा अपना मानना है कि गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर था, रामानुजन के लिए गणित ईश्वर था, तेंदुलकर के लिए उनका धर्म जो है क्रिकेट था। उसी के मार्ग से वे ऊपर उठते गए हर प्रकार से। तो मैं यही चाहूंगा कि आप निष्ठा से जुड़े, और यह विश्वविद्यालय तो वहां स्थित है, पावन भूमि है जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वह श्री कृष्ण जिसके गीता उपदेश से आज तक यह भारतवर्ष और दुनिया कितना कुछ सीखती है, मार्गदर्शन मिलता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गीता उनके लिए मां के बराबर है। मैंने अमेरिका में कितने बुद्धिजीवियों को आज से नहीं, कई 100 साल से देखा है कि भगवत गीता को मानते रहे। आपका विश्व, और मैं किसी धर्म के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, इसको अन्यथा न लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां से जो सीख मिले, आप पावन भूमि में है, उस सीख को ग्रहण कीजिए, उसका लाभ उठाइए। यह याद रखिएगा कि जब महाभारत की लड़ाई हुई, अभिमन्यु का वध हो, तो अर्जुन को पता चला,
उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि दूसरे दिन वे जयद्रथ का वध कर देंगे। शपथ ली, उन्होंने प्रतिज्ञा की। अब इसका हाहाकार कौरव सेना के अंदर मच गया, क्योंकि अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई था नहीं। तो जयद्रथ काफी विचलित हुए और वे गुरु द्रोण के पास रात को गए। दूसरे दिन का युद्ध होने वाला था। कहा कि गुरु, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं, आपने अर्जुन को भी सिखाया है, मुझे भी सिखाया है, कल के युद्ध में कौन सफल होगा। तो द्रोण ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे। द्रोण ने कहा था कि मैंने अपने तरफ से निष्पक्ष रूप से तुम्हें भी सिखाया है, अर्जुन को भी सिखाया है, परंतु अर्जुन सत्य के साथ जुड़ा है, निष्ठावान है। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन सत्य के साथ जुड़ा है, यानी वो कोई अनुचित कार्य नहीं करता है, निष्ठावान है, संयम से रहता है, तो विजय अर्जुन की होगी। यह याद रखिए। आपको कितना भी हम सिखा दें, हम आपको किसी प्रकार से सक्षम बना दें, जब तक आपके अंदर आवाज नहीं उठेगी कि यही मेरा धर्म है, मैं इससे निष्ठा से जुड़ जाऊं, निर्भीक रूप से जुड़ जाऊं, इसको पूजा की तरह समझूं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप भटकते रहेंगे। तो शिक्षा की संस्था हर प्रकार से आपको उपलब्ध कराएगी, मार्ग कराएगी, सब कुछ कराएगी, लेकिन प्रयास तो आप ही को करना होगा। मुझे अमिताभ बच्चन ने बताया था कि जब वो बंबई गए थे तो धर्म समझते, धर्म वह शब्द नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उनको था कि मुझे अभिनय करना है, एक्टिंग करनी है। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा, मुझे तो सिर्फ एक्टिंग करनी थी, बाकी चीजें उनको अपने आप मिली। जैसे जब किसी योगी का विकास होता है, जब निष्ठा से वो जुड़ जाता है अपने धर्म से, जो भी धर्म हो, क्रिकेट हो, एक्टिंग हो, सत्य हो, कुछ हो, तो वो उसका आध्यात्मिक विकास होता है, तो उसको सिद्धियां मिलती हैं। अच्छा योगी होता है, वो सिद्धियों को भी ले लेता है, लेकिन उसके साथ भटकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ आज आपसे इसलिए जुड़ा हूं कि मैं मानता हूं कि संस्कृति विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में भला होगा, और मैं सदैव आपके साथ जुड़ा हूं इस यात्रा में। उम्मीद रखता हूं कि आगे भी कभी हम लोग जुड़ते रहेंगे। इसीलिए मैं आज अवसर मुझे मिला, मैंने कृतज्ञता से उसको ग्रहण किया, और मैं आपको अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। Thank you so much, sir. Your talk was very, very motivating and it enriched all of us. बहुत ही सरल तरीके से आपने बहुत बड़ी बात हम सबको सहजता से समझा दी। आभार आपका। Now, I request Professor Suresh Kaswan, Dean Engineering, Sanskriti University, to give vote of thanks. थैंक यू अमृता जी। आदर और प्रातः स्मरणीय पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, चांसलर KR मंगलम यूनिवर्सिटी, सोना, हरियाणा, फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं सर, आपके समय के लिए, आपके दिए गए मंत्रों के लिए, आपके विचार व्यक्त करने के लिए, और आपकी आशाएं, आपका विश्वास हमारी संस्कृति परिवार, संस्कृति यूनिवर्सिटी, हमारे अग्रणी लीडर्स ऑनरेबल चांसलर सचिन गुप्ता जी के लिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर दुबे जी, द वाइस चांसलर ऑफ द संस्कृति यूनिवर्सिटी के लिए। हम आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज आप हमारे बीच पधारे और अपने आशीर्वाद स्वरूप पहली जो टॉक है, थीम था शिक्षा का उत्थान, उस पे दिया। हम बड़े गौरवशाली हैं कि आप हमारे बीच पधारे और आपने अपना कीमती समय दिया। मैं पुनः ऑनरेबल चांसलर श्री सचिन गुप्ता जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर चंद्रशेखर दुबे जी, और हमारे रजिस्ट्रार, डीन, सभी विभागाध्यक्ष, सभी स्कूल के छात्रगण और उनके अभिभावक, उनकी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं सर। जी, मैं आमंत्रित करता हूं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर CS दुबे जी को, कुछ कहना चाहते हैं।
सर अगर आपके पास कुछ समय हो तो कुछ बच्चे अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। जरूर जरूर। आसवान जी, आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, कुछ जी लोगों जी ने रेज किए थे हैंड्स। जी जी, अभी मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो क्वेश्चन आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट कि मैं आदरणीय सर से पूछ सकूं। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए थे। जी जी जी, जब तक लोग टाइप करते हैं सर से मैं, मेरा एक क्वेश्चन है, प्रश्न है सर से, आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी से। सर, शिक्षा का मतलब आजकल नए छात्रों में, लोगों में, मुझ जैसे युवाओं में एक नौकरी पाना हो गया है। ये किस हद तक सही है? क्या ये विचार किस प्रकार पनप रहा है? रोजगार के लिए शिक्षा पाना किस हद तक सही है, आदरणीय सर? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही उचित प्रश्न है। जी पहले सर। तो मैं इस बात का भी उल्लेख कर दूं कि मेरे पास ऐसा कोई हर चीज का कोई मंत्र नहीं है, कोई जादुई उत्तर नहीं है, परंतु अनुभवों के आधार पर कुछ मैं कहता हूं, और आज भी जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर भी उसी दृष्टिकोण से दूंगा कि हमारी जो परंपरा है उसमें जो, जिसको मिथोलॉजी कहते हैं, उसमें चर्चा होती है सागर मंथन की। और फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए मैं हर धर्म को बराबर मानता हूं, क्योंकि अपने धर्म से ज्यादा परिचित हो तो उदाहरण कभी वहां से निकलते हैं, परंतु हर धर्म में अच्छी बात कही गई है, इसको अन्यथा कोई न ले। जब सागर मंथन हो रहा था तो ध्येय क्या था कि अमृत पाना है। असुर भी चाहते थे, सुर भी चाहते थे, और जब मंथन हुआ तो अमृत तो अंत में आता है, वो आपका प्रधान ध्येय वह था, लेकिन तमाम अच्छी चीजें, बुरी चीजें उसमें से उत्पन्न होने लगी। विष भी निकला, वहां से ऐरावत निकले, वहां से कामधेनु निकली, वहां से लक्ष्मी भी निकली। लक्ष्मी धन की देवी, लक्ष्मी उत्पन्न हुई। और जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो देवता और असुर लगे पैतरा बदलने इधर से उधर, उनको आकर्षित करने के लिए कि लक्ष्मी हमसे जुड़ जाए। जीवन की दौड़ में आप देखेंगे तो हर कोई लगता है ऐसे कि लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, धन कमा ले, कुछ नाम कमा ले, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह जाकर कहां बसी? जहां विष्णु चुपचाप विष्णु बन के बैठे थे। वह विष्णु बने हुए थे, उन्होंने कहीं देखा नहीं, वो अपना धर्म निभा रहे थे। तो मेरा यही कहना है छात्रों से, आप अपनी गुणवत्ता को बाहर ले आइए, बाकी चीजें अपने आप आपको उपलब्ध होगी। देखिए, तेंदुलकर के पास तो कोई डिग्री नहीं है, उस मुश्किल से स्कूल पास किया। गांधी जी के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। आप लोगों को यह भ्रम होगा कि शायद वकालत उन्होंने कहीं विश्वविद्यालय से पढ़ी थी, कुछ नहीं, सिर्फ एक परीक्षा पास की थी। उनके पास डिग्री सिर्फ स्कूल की थी, उसके आगे कोई डिग्री नहीं। रामानुजन तो हाई स्कूल के बाद फेल ही होते गए, लेकिन विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ माने गए। क्या उनमें सब में क्या एक समानता थी? सबके सब ने अपने धर्म को पहचान भी लिया, जो अंतर्ध्वनि है, और उसके साथ निष्ठा से जुड़ गए। जब तेंदुलकर चले थे क्रिकेट खेलने तो उनका यह ध्येय नहीं था कि पैसा कमा लूं, यह ध्येय नहीं था कि भारत रत्न बन जाऊं, उनका ध्येय था कि निष्ठा से क्रिकेट के साथ जुड़ जाऊं। वही अमिताभ बच्चन का था, तो हीरो भी नहीं बनने की सोच रहे थे, तो सोच रहे थे कि बस एक्टिंग मिल जाए, उसी में मैं लीन हो जाऊंगा। गांधी जी सत्य से इसलिए नहीं जुड़े कि राष्ट्रपिता बन जाएंगे, उनकी आवाज थी, उससे निष्ठा से जुड़ गए। आप सब भी वही कीजिए। इस विश्वविद्यालय, अच्छा विश्वविद्यालय, आगे और भला होगा, इसके माध्यम से अपने धर्म को पहचान कर उससे जुड़ जाइए। बाकी सिद्धियां, बाकी गुण अपने आप मिलेंगे, अपने आप आएंगे। अंग्रेजी की एक कहावत है, लिव द प्रेजेंट वेल, द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आप वर्तमान को अच्छा बनाइए, वर्तमान जो है भविष्य की नींव है। इस समय अच्छी शिक्षा निष्ठा से ग्रहण कीजिए, उसको निभाइए, और आप यकीन कीजिए जीवन का जो लंबा दौर है, 1-2 दिन 1-2 वर्ष की चीज के अंदर मत देखिए।
जीवन भर की जो यात्रा होगी उसमें आपको लाभ अधिक होगा, मेरा यही कहना है। और आजकल भारत में कुछ ऐसा भी है कि हम लोग नौकरी के पीछे बहुत भागते हैं, वह भी सरकारी। मैं फिर वही कहता हूं कि अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आप घोड़े को पीछे लगा रहे हैं, गाड़ी को आगे, तो कैसे गाड़ी चलेगी? आपको सिर्फ अपना दिल, हृदय, अंतर्ध्वनि को पकड़ लीजिए। कभी कभी नौकरी की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपना ही कोई कारोबार आरंभ कर सकते हैं। स्टार्टअप्स में सरकार तमाम सुविधाएं दे रही है और मैं उम्मीद रखता हूं कि दुबे जी यहाँ एक स्टार्टअप का एक अच्छा कल्चर स्थापित करेंगे, जिसके माध्यम से छात्रों को बहुत कुछ मिलेगा। जब हमने 4 वर्ष की योजना दिल्ली विश्वविद्यालय में की थी तो उसमें स्टार्टअप्स का प्रावधान किया था। उससे आप उसमें कुछ काम करें, सफल हो चाहे ना हो, डिग्री में, उपलब्धि में आपको तमाम तरह से सुविधा मिलेगी, क्रेडिट मिलेगा। तो तमाम बच्चों ने किया। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास खबर आई है कि अमेरिका में मेरे समय का एक स्टार्टअप अंडर ग्रेजुएट, तो अभी 1 वर्ष ही प्रवेश किए थे विश्वविद्यालय में, उन्होंने आरंभ किया था। इस समय उसको करीब 200 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई अमेरिका में। इसी समय साउथ कैंपस में हमारे समय के आरंभ किए हुए स्टार्टअप्स 50 करोड़ से अधिक ज्यादा धनराशि उपलब्ध करा चुके हैं। तो यह भी एक बड़ी सक्षम, मजबूत भविष्य की चीज है। मैं चाहूंगा कि संस्कृति विश्वविद्यालय इसको ध्यान दे, इसके साथ जुड़े, कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में अच्छी तरह से ले आए, तो उससे भी भला हो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक छात्र हैं ओम चौहान, वो कहना चाहते हैं कि आदरणीय सर, आई वांट टू आस्क दैट व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट और एक्सपीरियंस इन योर ओन एजुकेशन ड्यूरिंग द एजुकेशन। प्रारंभ के दिनों में आपका खुद का कोई स्पेशल अनुभव रहा हो सर, कोई ऐसा मोमेंट रहा हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कृपया बताइए सर। हमारे छात्र ओम चौहान पूछना चाह रहे हैं। मैं, देखिए, मेरी शिक्षा अभी खत्म नहीं हुई और मैं इस बात के लिए भी उल्लेख करना चाहता हूं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी जो विवाहित होता है वो समझ जाता है कि अब शिक्षा किसके हाथ में है और कैसे हम प्रशिक्षित होते हैं, और कितने कम पानी में है वो भी समझ जाता है विवाह के आरंभ के दिनों में ही। तो मैं कोई इस प्रकार से कोई बहुत प्रशिक्षित नहीं हूं, परंतु हाँ, मैं गणित से जुड़ा था काफी कम आयु में, और उसका कारण भी बता देता हूं। मैं 7वीं कक्षा तक मुझे गणित में कोई रुचि नहीं थी, मन नहीं लगता था। पहली ही कक्षा में मुझे गणित में फेल करके टीचर ने कहा कि ये आगे नहीं पास नहीं करेंगे, इस बच्चे को 1 साल और पहली कक्षा में रखेंगे। मेरी माँ ने टीचर को समझाया कि इस तरह से न उसको जो है आप जज कीजिए, उसका मनोबल टूट जाएगा, बच्चा ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, अब स्थिर हो जाएगा तो अच्छा करेगा। लेकिन यह मेरे साथ लगा रहा। स्कूल में मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल के कई चीजें जो पाठ्यक्रम में थी उसमें रुचि नहीं रहती थी। 8वीं कक्षा में जब मैं आया तो गणित के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें वहां पर आ गई, जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री। उस समय हमारे बड़े भाई साहब थे, मुझसे 5 वर्ष बड़े थे। एक दिन उन्होंने अपने कमरे में, घर में मुझे बुलाया। मैं शाम का वक्त, आज भी मुझे वो एकदम दिमाग में बैठा हुआ है, उनके कमरे से गुजर रहा था, उन्होंने बुलाया कि इधर आओ दिनेश, पूछे कि गणित में तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं। तब भी मैंने कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई थी। मैंने बताया कि ज्योमेट्री, तो उन्होंने पूछा कि देखो ये ज्योमेट्री में बताया, तो हमें कुछ कुछ याद था। उन्होंने कहा देखो मैं तुमको एक नई दृष्टिकोण से इस चीज को ऐसा समझाऊंगा कि तुमको शायद पसंद आ जाए। और उन्होंने गणित का एक ज्योमेट्री का प्रमेय था, उसको मेरे सामने अपनी मेज पे कागज पे लिख कर और डायग्राम बनाकर इतना बढ़िया उसको समझाया मुझे, उसी क्षण में गणितज्ञ बन गया। मुझे अपनी अंतर्ध्वनि पकड़ ली और तब से मैं गणित से जुड़ गया। और मेरे लिए वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है अपने जीवन की यात्रा, जिसमें मैं प्रशिक्षित होता जा रहा हूं उसमें। आदरणीय चांसलर श्री सचिन गुप्ता जी का भी एक प्रश्न है सर आपसे। सर चांसलर सर। हमारे यहाँ बच्चे भी हैं और अभिभावक भी हैं, और ये सवाल आपने बहुत बारी सुना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सर अपने करियर में जो ध्वनि नहीं सुन पाते हैं, जिस ध्वनि की आप बात कर रहे हैं,
और आजकल शोर इतना हो गया है सोशल मीडिया का और म्यूजिक का, इतना शोर हो गया है कि बच्चे कहीं ना कहीं वो ध्वनि सुन नहीं पाते हैं। तो यूजुअली होता क्या है, सब जो बच्चे कोर्स सुनते हैं वो या तो वो कोर्स सुनते हैं जो माँ बाप चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, या जो अपने उनके फ्रेंड्स चूज कर रहे होते हैं वो चूज कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं मिडवे जाके उनको लगता है शायद आई एम नॉट द राइट, दिस कप ऑफ टी इज नॉट फिट फॉर मी। तो उनके लिए आपको सर क्या कहना है ऐसे बच्चों के लिए, ताकि वो ध्वनि सुन सके, नंबर एक। नंबर दो सर, हमने देखा होगा भारत में आज सर, मैं इस विषय पे बड़ा, जब भी मैं कहीं मौका मिलता है बोलता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं, बैगेज कैरी करते हैं, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स का हो, कुछ अचीव करने के लिए। और आज हमने इतना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर लिया है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि कॉलेज को बहुत एक फ्री लाइफ समझते हैं, फ्रीडम समझते हैं, उसके साथ साथ एक एकदम से वो अचानक एक लाइक अ फ्री बर्ड दे वांट टू फ्लाई जस्ट आफ्टर 10+2, और कहीं ना कहीं प्रेशर में आके ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसको जो सुसाइड रेशियो इतना बढ़ रहा है देश के अंदर। तो मैं चाहूँगा सर इन दोनों विषय में थोड़ा सा आप थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि हमारे बच्चे और अभिभावक ये समझें कि हम ऐसा प्रेशर ना डालें बच्चों पे कि वो किसी गलत रास्ता ले। कई बार ये बच्चे का एक दिन खराब होता है, एक एग्जाम में वो शायद वो उतने मार्क्स नहीं ला पाता जितनी उसकी इच्छा होती है, और उसके बाद वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो पूरे जीवन भर माँ बाप के लिए, परिवार के लिए बड़ा दुखदेही होता है। तो आपसे कुछ शब्द पे प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपका बहुत ही गूढ़, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं चाहूंगा कि अभिभावक भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। मैं थोड़ा उल्लेख करता हूं इसका। देखिए, हम लोग सब एक शब्द है भेड़ चाल, उससे परिचित है। कुछ वर्ष पहले, मेरा अंदाज है 15 वर्ष हो गए होंगे, दिल्ली में एक सिनेमा घर था उपहार, उसमें आग लगी थी। तमाम लोग जो देखने गए थे सिनेमा, तमाम मरे, बड़ी बड़ी भारी संख्या में मरे। शायद लोगों को मालूम नहीं होगा कि वो आग से नहीं मरे थे। वो मरे कैसे, वो भी एक अजीब बात है। पहले कुछ व्यक्ति एक द्वार से भागने लगे बाहर, तो सारे जो अंदर बैठे थे वो सब के सब उसी द्वार की ओर भागे। द्वार एक था, छोटा था, वहां थे 200-300 लोग, एक के ऊपर एक भगदड़ में, घबराहट में सब चढ़ गए और दबदबा गए। उसी में अधिकांश लोग मरे, आग से नहीं मरे थे। तो मेरा ये कहना है कि ये भेड़ चाल थी। आपने ध्यान नहीं दिया, घबरा गए, अस्थिर हो गए। जो आपने कुछ लोगों को देखा कि हाँ उधर से भाग के सफल हो रहे हैं, चलो हम भी सब वहीं से निकले। और भी द्वार थे, वहां से भी निकल सकते थे, वो जो के तो रह गए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम लोग अक्सर भेड़ चाल में चलते हैं। अरे मुझे इंजीनियरिंग चाहिए, बीटेक की डिग्री मिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, या मैथमेटिक्स ना पढ़ लो, या मैं मेडिसिन कर लूं। आप थोड़ा ठहरिए। मैं माता पिता से, अभिभावक से यही कहूंगा कि बच्चे को धैर्य दिलाइए, उसको धीर बुद्धि बनाइए। बहुत आवश्यक है। देखिए, ये सरल नहीं है। हमेशा हम लोग विचलित हो जाते हैं, हमेशा अस्थिर हो जाते हैं कुछ जीवन का, जैसा सचिन जी ने कहा विशेष रूप से आजकल। परंतु जो टिका रहता है, जो अस्थिर नहीं होता, जो बह नहीं जाता, वही अंत में सफल होता है। तो थोड़ा धीरज धरें। और दूसरी चीज, आजकल चूंकि नई शिक्षा नीति आई है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि दुबे जी चूंकि इसको समझते हैं, इसको अगर अच्छे रूप से आप लोग उतारेंगे तो छात्र को समझ में आएगा। देखिए, तेंदुलकर क्रिकेट से सफल हुए, और अमिताभ बच्चन एक्टिंग से। और अगर आपको लगता है कि मैं उन्हीं का बार बार उदाहरण देता हूं, नहीं, मेरे पास असंख्य उदाहरण है, लेकिन आप लोग उन नामों से नहीं परिचित है, इसलिए मैं बार बार वो नाम नहीं लेता हूं। लेकिन जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं, दिक्कत कहाँ आती है कि दिल की आवाज, अंतर्ध्वनि को पहचान नहीं पाते। तो यहाँ नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है। और देखिए, कुछ गुण हैं जिनको चाहे आप कुछ भी करना चाहें, चाहे आप सत्य से जुड़े, चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे गणित करें, इन गुणों को हासिल करना बहुत आवश्यक है। एक तो यह है कि आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हो, चीजों का विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाइए, किसी चीज को समझने की, उसके विश्लेषण की। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात रखने का गुण जो है हासिल कीजिए। और साथ में डेटा से जुड़िए। जो आंकड़े होते हैं ये सत्य बोलते हैं। आंकड़ों को समझना, उनका विश्लेषण करना, उनका उपयोग करना बहुत ही सरल है।
बहुत ही सरल है। इसके लिए कोई गणित का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। मैं तो एक कोर्स ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं बच्चों को, जिसमें मैंने उसके लिए यही एक रखा था आवश्यकता कि आप गणित से अगर डरते हैं तो इस कोर्स से जुड़ जाइए डेटा के, और उसमें जीवन में डेटा की क्या भूमिका होती है उसको सीखिए। और चौथी चीज, यह युग है डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आप थोड़ा उससे जुड़ जाइए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि संस्कृति विश्वविद्यालय में आधारशिला छात्र के प्रशिक्षित होने की आप इन गुणों से आरंभ कीजिए। जब इनको आरंभ करने में जब उसको सहायता मिलेगी तो उससे उसका भला होता है। और एक आखिरी मंत्र, आज के युग में चाहे आप अपना रोजगार कर रहे हो, कारोबार, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, आपको ग्रुप में बैठ के बात करना, ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना, ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट करना, इसमें निपुण होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैं कुछ ही दिन पहले एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा, उनसे ही मैं अभी चर्चा कर रहा था। मेरे मित्र हैं उसके सीईओ, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल है। उन्होंने कहा देखिए हम इसकी ज्यादा चिंता नहीं करते कि ये एमबीए है कि ये है, हमें वो सब नहीं। हम जब उसका इंटरव्यू लेते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि इसको ग्रुप एक्टिविटी करना आता है कि नहीं, क्योंकि सारे समाज की समस्याएं, हमारे कंपनी की समस्याएं एक जन नहीं कभी उसका समाधान निकालता है, लोग आपस में मिल के करते हैं। और हम और चीजों पे बहुत कम ध्यान देते हैं। यह भी देखना चाहते हैं कि उसके प्रशिक्षण के जीवन में इन चीजों से वो जुड़ा था, प्रोजेक्ट बेस्ड, ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो हाथों का जो व्यवहारिकता है वो प्रोजेक्ट से आती है, और ग्रुप में काम करना भी प्रोजेक्ट से आता है। समाज की आवश्यकताओं से जोड़िए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं सचिन जी, बच्चों को अपने आप समझ आ जाएगा कि किधर भी जाएंगे भला होगा, मैं यकीन दिलाता हूं। इसमें किसी डिग्री की कोई भूमिका नहीं है, टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है। तमाम बच्चे हैं इंग्लिश लिटरेचर करते हैं क्योंकि उसमें उनका मन लगता है, साथ में डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ गए, थोड़ी सी डेटा सीख लिया, इतने सफल हो गए। लेकिन वो इसलिए करते हैं कि मन लगता है। ये मत कीजिए कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। बिल्कुल ठीक बात। राइट। शुक्रिया सर। स्टार्टअप के अंदर हम स्टार्टअप कर रहे हैं और ऑलरेडी 3 स्टार्टअप हमने शुरुआत करे हैं, और जैसे आपने हमें बताया हम स्टार्टअप को और बढ़ावा देंगे। और नई शिक्षा नीति को डॉक्टर दुबे को हमने पूरा ईजी टॉर्च भी रन नाउ उनको पूरा कहा है कि आप उसको आगे बढ़ाइए और कैसे हम बच्चों के भले के लिए कर सकें, ताकि हम बच्चों को, और तो जो हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे ही बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी भला कर सकें। बहुत, देखिए भारत की आत्मा वहीं बसती है और वहीं से भारत का भला होगा। मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ भारत का भला इन्हीं बच्चों से होगा। मैंने अपने विश्वविद्यालय में देखा, जो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं वो निष्ठा से पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो समाज का हित चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी है आपकी, और आप जरूर इसमें आगे बढ़िए। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी चुनौतियां हैं, इतनी आवश्यकताएं हैं, उसी से जुड़े तमाम स्टार्टअप्स निकलेंगे, तमाम निकलेंगे, आप देखते रहिए। हेलो, शायद कुछ तकनीकी कनेक्शन लगता है गड़बड़ हो गया। जी जी जी, माफी चाहेंगे सर। हाँ हाँ हमारे एक छात्र है विष्णु। जी। विष्णु, ये क्या हम 21वीं सदी की जो
होने वाली है, उसकी तैयारी में है क्या? हमारी शिक्षा नीतियाँ और हमारे शिक्षा का जो तरीके हैं, क्या वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं सर? अच्छा प्रश्न है। नई शिक्षा नीति जो अभी आई है वह बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए आई है। अगर उसको ठीक से लागू कर लेंगे तो ये प्रश्न जो है अपने आप उसका समाधान निकल आएगा। हमारे सामने चुनौती क्या है कि नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है, जो जिस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, उनको ठीक से ग्रहण करें, ठीक से लागू करें। अगर संस्थाएं कर लेंगी तो उनका भला होगा। 21वीं सदी क्या, जीवन की कोई भी सदी रहेगी, आप सफल हो जाए। जी, जी सर। कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं कि आजकल जैसे कि चांसलर साहब ने भी कहा कि जो बाहरी चीज़ों का जो दखल है स्टूडेंट्स की शिक्षा की और जो जो वो पढ़ना पढ़ाना चाह रहे हैं, बाहरी चीज़ों का ज़्यादा दखल है, उस पर किस प्रकार पार पाया जाए? कोई मंत्र बताएं सर हमारे बच्चों को कि क्योंकि ये इसमें लगभग बच्चे छोटी उम्र के बच्चे हैं, 17 से 18 वर्ष का आयु के। ये देखिए, इसके लिए साधना बहुत आवश्यक है। कोई जादुई मंत्र नहीं है, कोई जादुई छड़ी नहीं है कि मैं कह दूं इसको फेर लो सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सफल वही होते हैं। आप देख लीजिए कि तेंदुलकर ने जब आरंभ किया क्रिकेट तो कितना परिश्रम किया। हर रोज 8 घंटा बैटिंग करते थे, छोटी अवस्था से। अमिताभ बच्चन को नहीं मिल रही थी, कहीं रोल नहीं मिलता था, लेकिन लगे रहे लगे रहे लगे रहे। क्या है सीखने को मिलता। गांधी जी को कितनी कठिनाइयां हुई, किस किस प्रकार की परीक्षा से नहीं गुजरे, कितनी चुनौतियां आई, लेकिन जुड़े रहे। क्या था? निष्ठा से, धृति से। आप इन चीजों को अपनाइए, उसके लिए प्रयास करते रहिए। देखिए, एक क्षण में ध्वनि नहीं पकड़ते, लेकिन जिस दिन ध्वनि पकड़ लेंगे तो उसके साथ निष्ठा से जुड़ते जाइए, अधिक 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 रूप से। और आप देखिए अपने अंदर आपके अपने आप अनायास ही संयम नियम आने लगेगा। संयम नियम जब आ जाएगा तो आपका भला होने लगेगा। यह एक दिन का खेल नहीं है, ये तो जीवन भर का खेल है। लेकिन आधारशिला अभी पड़ेगी जब आप किसी संस्था से जुड़े हैं तो मेहनत से मन को मजबूत करके जुड़िए। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये धर्म यानी रिलीजन नहीं। आपके अंदर जो सत्य क्या है उसको असत्य से अलग कीजिए और उससे जुड़िए। बहुत परिश्रम है, ये तपस्या है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी। अंग्रेजी की एक कहावत है, इजी कम इजी गो। जो सरल रूप से आपको उपलब्ध होगा उसी सरलता से चला भी जाता है। तो आप ये नहीं चाहते हैं, यही मैं कहूंगा, जुड़े रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के जीवन को समझिए, उनसे प्रेरित होइए, इन चीजों से, अच्छे लोगों के संग में रहिए तो भला होगा। एक प्रेम सिंह हमारे स्टूडेंट है सर। आज के समय में स्टूडेंट एजुकेशन से ज्यादा बिना बात की पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक हो। तो ये क्या खतरा नहीं है आगे आने वाले समय के लिए? कृपया प्रकाश डालिए सर। मैं इतना ही कहूंगा कि आपका धर्म अगर कहता है, धर्म यानी वो रिलीजन नहीं कि हिंदू इस्लाम ये सब नहीं, आपके अंतर्ध्वनि की आवाज कहती है कि पॉलिटिक्स करो तो करो। मुझे बहुत कम ऐसे छात्र मिले हैं मेरे जीवन में और काफी लंबे समय से मैं अनुभव कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि नहीं हमको पॉलिटिक्स करना है, हमको ये करना है। वे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं एक अच्छे सक्षम रूप से। और जब आपको अपनी अंतर्ध्वनि बताएगी तो वो पॉलिटिक्स तो शायद ही कभी बताएगी, अच्छी चीजों को बताएगी, अच्छे काम को बताएगी, अच्छी चीजों से जुड़ना बताएगी। अपने आप समझ जाएंगे किधर आपकी भलाई है। अच्छी चीजों को ग्रहण कीजिए, बाकी चीजें तो बड़ा समय है जीवन में उनके लिए। इस समय आधारशिला अच्छी बनाइए, मजबूत, जो टिकाऊ हो, जो आगे आपको मदद करे। ऐसी आधारशिला इन चीजों से नहीं बनती है। बनती है जब अंतर्ध्वनि को निष्ठा से ढूंढ लें, उसके साथ जुड़ जाएं और अपने जीवन की जितनी चुनौतियां हैं उनको एक निष्ठा और धृति के साथ सामना करें, तब आप आगे बढ़ेंगे। जी जी सर। हमारे
अमित तनेजा नाम से एक पार्टिसिपेंट है, कह रहे हैं कासवान जी, यू आर मॉडरेटिंग द सेशन वेरी ब्यूटीफुली. माय क्वेश्चन इज, द ब्रेन drain is one of the biggest challenge since the Indians have the mindset of securing a government job, as you already mentioned, chances of which seems very dull. So being the emerging universities like you, instead of placements, we should promote the sense of entrepreneurship in students. बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल. और जैसा चांसलर साहब ने भी कहा, दुबे जी भी इस बात को समझते हैं, आपके यहाँ स्टार्टअप्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर जब जुड़ेगा तो बच्चों को अपने आप तमाम मार्ग दिखने लगेंगे, तरह तरह के मार्ग दिखेंगे. आप अपने पाठ्यक्रम में समाज से जुड़ी चीजों को ले आएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप आती है. तमाम छोटे दिमाग, छोटी उम्र वाले लोगों का दिमाग बहुत प्रफुल्लित होता है, आगे बढ़ता है बड़े उसके ऊर्जा के साथ. तो तमाम बच्चे अपने आप रास्ता निकालें. ये अच्छी चीज है. एंटरप्रेन्योरशिप को पाठ्यक्रम में डालिए, स्टार्टअप्स का कल्चर बढ़ाइए. ये सरकारी नौकरियां कहाँ हैं, कितनी देगी सरकार? करोड़ों करोड़ों युवा हैं, कहाँ से आएंगी ये नौकरियां? ये तो हमें अपने आप को, अपने जीवन को हाथ में लेना पड़ेगा. जी शुक्रिया सर. हमारे एक छात्र हैं मनमोहन सर. लॉकडाउन ने बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है, जीडीपी, फाइनेंशियल क्राइसिस, लोगों के व्यापार, लोगों की शिक्षा. तो जो पिछले कुछ 8 से 10 महीने में लोग ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संस्कृति यूनिवर्सिटी प्रयासरत है कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा हम दे रहे हैं सर 16 मार्च 2020 से. लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ नुकसान हुआ है, तो उसके बारे में बड़े चिंतित हैं हम लोग. मनमोहन भारद्वाज. मैं नहीं मानता कि नुकसान हुआ है. देखिए, नुकसान आप सोच रहे होंगे कि मेरी डिग्री थोड़ा लेट हो जाएगी, या पाठ्यक्रम में जो जो चीजें डाली थी वो पूरी तरह शायद मैं ग्रहण नहीं कर पाया. मैं इसको नहीं मानता. देखिए, हर किसी परिस्थिति से आदमी लाभ उठा सकता है. आपको इस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़कर उसके क्या गुण हैं उनको समझना है और उससे लाभ उठाना है. हर वक्त ये अपेक्षा ना हम रखें कि हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे जो अध्यापक गण हैं वो हमको यह बताएं वो बताएं. आप जानते हैं ना, इंटरनेट के माध्यम से आपको पता नहीं, जो भी आप जानकारी लेना चाहें, अगर दिमाग लगाएं, परिश्रम करें, तो आप उसको हासिल कर सकते हैं हर रूप में. मैंने तो शायद ही कोई विषय ढूंढा है उस पे अगर मैं वीडियो ढूंढना चाहता हूं तो YouTube पे मिल जाता है. मुझे 50 वीडियो मिलेंगे. मान लीजिए मैं समझना चाहता हूं कि जंतर मंतर में सम्राट यंत्र कैसे चलता है, तो मुझे 15-20 मिल जाएंगे वीडियो. अब मुझे कहाँ मेहनत करनी है कि उन 15-20 में से 2-3 ही है वीडियो जो गुणी है. तो आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा यह ठीक कह रहा है या नहीं ठीक कह रहा है. उसको ध्यान से देखिए, अपने आप प्रशिक्षित होने लगेंगे आप. और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा कि गणित की बात है, कोई भी विषय उठा लीजिए. और YouTube तो एक पहलू है. मैंने देखा है कि तमाम पुस्तकें, एक लाइब्रेरी है गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट करके अमेरिका में, वहां पता नहीं 1 लाख से अधिक पुस्तकें गणित की, अंग्रेजी की, इसकी उसकी निःशुल्क उपलब्ध है ऑनलाइन. आप चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए, आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए. वो पूरा ज्ञान सागर है. बच्चे शायद जानते नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं रहता. इसका लाभ उठाइए. तो इंटरनेट तो महासागर है ज्ञान का, विद्या का. उसमें जैसे सागर मंथन हुआ तो विष भी निकला, यहाँ भी विष है. आपको अपने विवेक से काम लेना है. उस विष को पार कीजिए, इधर से उधर कीजिए और अच्छी चीजों को ग्रहण कीजिए. वह भी एक तरह का प्रशिक्षण होना ही है, प्रशिक्षित होना ही है. जो विवेक का इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे तो आप ऊपर उठने लगेंगे. तो निराश न होइए, इस परिस्थिति का भी लाभ उठाइए. सर कोटि कोटि धन्यवाद, आपने इतना समय दिया. हमने सेशन कुछ लंबा, 10 मिनट ज्यादा लंबा कर दिया सर. नो प्रॉब्लम. हम इसके लिए माफी चाहते हैं. हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमें आशीर्वाद देते रहेंगे. मैं ऑनरेबल चांसलर श्रीमान सचिन गुप्ता जी की तरफ से, वाइस चांसलर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर दुबे जी की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं. मैं आशा करता हूं कि जब ये परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो आप फिजिकल रूप से भी, पर्सनल रूप से भी हमारे यहाँ आकर के हमें आशीर्वाद देंगे और समय समय पर अपना मार्गदर्शन करेंगे
किस प्रकार हम शिक्षा ग्रामीण अंचल तक जन जन तक पहुंचा सके। संस्कृति यूनिवर्सिटी इसके लिए प्रतिबद्ध है सर, और आपका मार्गदर्शन चाहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे बीच थे आज के चीफ गेस्ट ऑफ लीडर्स ऑफ द टुडे चांसलर लेक्चर सीरीज के पद्म श्री प्रोफेसर दिनेश सिंह जी। अब हम स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रारंभ 2020। आज के हमारे मुख्य मेहमान होंगे प्रोफेसर देवेंद्र नारायण, मैनेजर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से। तो मैं आमंत्रित करूंगा अमृता रावत मैडम को कि वो हमारे प्रोफेसर देवेंद्र नारायण, मैनेजर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के, ये पहले प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के, अभी अब हमारे बीच आज पधारे हैं प्रारंभ 2020 में शिरकत करने। तो आप सभी को पता है कि ये आज अंतिम दिन है 3 दिवसीय 3 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रारंभ 2020। मैं स्वागत करना चाहूंगा देवेंद्र नारायण जी का। नाउ वुड लाइक टू इनवाइट मैडम अमृता फॉर ए वेलकम नोट टू देवेंद्र नारायण जी। So, good morning, sir. A heartiest welcome to you all on behalf of Sanskriti University. I welcome you to have a session